डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और हमारी जिंदगी इसी स्वाधीन भारत में अच्छे से गुजरती रहे, निखरती रहे और हम लगातार ऊंचाइयों के शिखर पर चढ़ते चले जाएं। ये मेरी दुआएं हैं आप लोगों को। मैं भारती दुबे, पीजीटी फिजिक्स, आज इंट्रोडक्शन इसलिए देना चाह रही हूं क्योंकि मैं आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म पर हूं। मैं आज 9th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं, जो पहली बार शायद साइंस को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के रूप में पढ़ना शुरू करते हैं, जिनके लिए फिजिक्स एक थोड़ा सा एक एटीट्यूड डेवलप करने वाला सब्जेक्ट आ जाता है, जहां पर उनको लगता है कि अरे फिजिक्स मतलब बहुत मुश्किल। कई बच्चों से मैंने ये जानकारी मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर 9th क्लास के बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ तो ऐसा डाल देना चाहिए ताकि उनको ये सब्जेक्ट एंजॉयबल लगने लगे। और आज मैं उन सभी 9th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ और आप लोगों को लगातार वीडियोस में जुड़े रहने के लिए बोल रही हूं, ताकि आपके लिए ये सारा जो भी हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, आपके लिए ये एक दिमाग में मेमोरी सेवर के रूप में रहे और आपको कभी भी ये सब्जेक्ट ना तो बोरिंग लगे और ना ही आपको ऐसा लगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। एक मैंने जनरली एक बच्चों के मुंह से सुना है, फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की, क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा, फिजिक्स हमारी जो टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड डिवाइसेस है उसकी बैकबोन है। और फिजिक्स है कुछ नहीं, अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो हमारे चारों तरफ जो भी नेचुरली एग्जिस्टिंग फिनोमेना एग्जिस्ट करती हैं, उनको ही एक लॉ के रूप में हम जब डेवलप कर देते हैं टेक्नोलॉजिकली, लॉजिकली, कॉन्सेप्ट वाइज, तो फिर ये फिजिक्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये कहावत अक्सर सुनी होगी, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। as you sow so shall you reap, tit for tat। क्या है ये? every action there is equal and opposite reaction provided that action and reaction are on two different bodies। तो क्या ये नेचुरली हमने मुहावरों में नहीं पढ़ा? क्या हमारी लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करता है? करता है। उसी को न्यूटन ने एक लॉ के रूप में डाला और ये चीज हम देखते हैं कि जब हम कोई गेंद को दीवार के ऊपर मारते हैं वो बाउंस बैक होती है, क्योंकि हमने दीवार पर गेंद पर एक्शन डाला था, दीवार ने गेंद को बाउंस बैक किया तो उसका रिएक्शन हो गया। जेट प्लेन जितने पर चल रहे हैं, रॉकेट जितने चल रहे हैं, वो सारे के सारे गैसेस को नीचे फेंकते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स कुछ नहीं है। हमारे चारों तरफ अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसे ही याद हो जाएंगी। आप देखो, सन सेंटर में है, अर्थ उसके चारों तरफ घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि अर्थ और सन के बीच में कोई ना कोई एक बाउंडिंग फोर्स है। उस बाउंडिंग फोर्स को भी न्यूटन ने निकाला था। तो ये एक बेसिक लाइफ साइंस है जो हमें पढ़ना है और उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूं। और आज के लिए मैं 9th क्लास का मोशन चैप्टर आपको बताने जा रही हूं। मोशन हमारा लाइफ में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। whenever two bodies change the location and in between them there exists a measurable distance, means initial position और final position के बीच में जब भी हम distance मेजर करने के लेवल में आ जाते हैं, या एक बॉडी को उठा के दूसरी जगह रख देते हैं, या उस बॉडी की लोकेशन को चेंज कर देते हैं, वी आर सेइंग द बॉडी इज इन मोशन। सपोज बॉडी को हमने हटाया नहीं, वो उसी जगह पर लगातार स्थिर है, या उस पर ऐसे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जो उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करने दे रहे, बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तब भी हम कहते हैं बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मोशन चैप्टर में यही दो डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। एक तो डेफिनेशन है मोशन की और एक डेफिनेशन है आपके रेस्ट की। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो इस चैप्टर में है
वो मोशन की है whenever a body changes its location, whenever a body changes its position, whenever body is displaced one position to another position with change in time, तो हम बोलते हैं कि ये बॉडी ने मोशन एक्सिबिट किया है. At the same time, if continuously there is change of time but body remains at single position, बॉडी ने अपनी समय के साथ अपनी स्थिति का परिवर्तन नहीं लिया है, तो भी हम बोलते हैं बॉडी रेस्ट में है. बॉडी रेस्ट में कब हो सकती है? बॉडी रेस्ट में तब हो सकती है जब उस पर चारों तरफ से जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे क्या हो जाए, एक दूसरे को बैलेंस कर ले. क्योंकि मोशन है पार्ट एक्चुअली मैकेनिक्स का. आपके लिए मैकेनिक्स शब्द शायद थोड़ा सा आपके लेवल से ज्यादा है, बट आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, मैकेनिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें मोशन और रेस्ट की कंडीशंस को हम तब पढ़ते हैं जब उन पर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हो. जैसे अगर इंटरनल फोर्सेस एक्ट करते हैं किसी बॉडी पे, तो वो बॉडी, वो सिस्टम आइसोलेटेड हो जाता है. आपने ये टर्म बहुत सुना होगा, आइसोलेशन. अभी हम कोरोना के कारण देख रहे हैं कि यू हैव टू रिमेन इन आइसोलेशन. आइसोलेशन का मतलब है आप किसी भी बाहर के व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएंगे. यहां पर जब हम आइसोलेटेड फोर्स पढ़ेंगे तो हम किसी भी बाहर के फोर्स में कांटेक्ट में नहीं आएंगे. लेकिन जब बाहर के फोर्सेस एक्ट करते हैं और हमारी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है या एक ही पोजीशन को मेंटेन करके रखती है, तो हम बोलते हैं कि ये हमारा जो सिस्टम है ये मैकेनिकल टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहा है. और ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम मैकेनिक्स बोलते हैं. और ये मोशन इसी का एक छोटा सा बिंदु के बराबर का पार्ट है. पॉइंट साइज स्टडी ऑफ मैकेनिक्स कम्स अंडर मोशन. लेकिन ये पॉइंट साइज स्टडी ही फर्स्ट स्टेप है फिजिक्स का. आप देखो, बूंद बूंद से समुद्र बढ़ता है, तो ऐसे ही जब हम बूंद बूंद से ये कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए चले जाएंगे, निश्चित रूप से हम पूरी फिजिक्स के मास्टर हो जाएंगे. फिर हमारे लिए फिजिक्स एक कहना चाहिए कि डरावनी सी चीज नहीं है, फ्राइट नहीं कर रहा है, स्ट्रेस नहीं दे रहा है, टेंशन नहीं दे रहा है, बट हम फिर उसको एंजॉय करके पढ़ेंगे. जब तक आप फिजिक्स को एंजॉय नहीं करोगे, तब तक उसके लॉजिक्स, उसके कॉन्सेप्ट्स आपको याद नहीं होंगे. तो ये तो आप बिल्कुल ध्यान बना लीजिए. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, फर्स्ट डे था, फर्स्ट पार्ट है, आपके लिए फर्स्ट प्लेटफॉर्म डाल रही हूँ. शायद आप लोगों को अच्छा लगे. प्लीज आप ज्वाइन कीजिए, एंजॉय कीजिए. और अब मोशन की डेफिनेशन बना चुकी हूँ, रेस्ट की डेफिनेशन बता चुकी हूँ. एक डेफिनेशन और मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, इक्विलिब्रियम. ओके, इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब है सिस्टम अंडर बैलेंस्ड फोर्स. सिस्टम अंडर बैलेंस्ड फोर्स remains at rest, no movement. ये कंडीशन जो होती है बैलेंस्ड फोर्स, और ये जो फोर्स होते हैं वो होते हैं एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स. तो बॉडी remains at rest. It is not changing the location, and when it is not changing the location, you can remember that the body is in rest and it exhibit a equilibrium position. But we are coming to motion. So when we are coming to motion, we have to remember how to describe a motion. How to describe a motion. हम मोशन डिस्क्राइब कैसे करेंगे आप? उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी बुक के अंदर घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप अपनी दिनचर्या पर ध्यान दो. आप घर से निकले, वो आपकी एक इनिशियल पोजीशन थी और आपको वापस घर आना है. दैट मीन्स दैट पॉइंट बिकम्स आवर रेफरेंस पॉइंट. दैट पॉइंट बिकम्स आवर रेफरेंस पॉइंट. ओके, रेफरेंस पॉइंट मतलब वो पोजीशन जहां से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना.
कहीं ना कहीं एक ऐसी मीन पोजीशन होगी जहां से हम अपनी जर्नी को पोजीशन, ओरिजिन होगी जहां से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ का रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको एक पाथ फॉलो करना है, वो हमारा हो जाएगा रेफरेंस लाइन, वो हमारा हो जाएगा रेफरेंस लाइन। और थर्ड पार्ट हमारा आएगा डायरेक्शन, क्योंकि अगर आप अपने आप को मोशन में लेके आ रहे हो, दैट मीन्स यू हैव स्टार्टेड टू मूव। अगर आप मूव कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपने चलना कहां से शुरू किया था। भाई आपको अगर आगे हम पढ़ेंगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, तो जब हम इसकी मेजर करना चाहेंगे कि हमने कितना मोशन या कितना मूवमेंट लिया है, क्योंकि हमको यहाँ पर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी, हमको यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा कि हमने कितनी बॉडी, हमारी बॉडी ने कितना पोजीशन चेंज करी है। उसको बताने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास तो फिर एक ओरिजिनल पॉइंट होना चाहिए जहां पर हम जीरो ऑफ हमारा इंची टेप रखें, कहां हम पहुंचे हैं वो पॉइंट होना चाहिए, कहां पर हम फाइनल पोजीशन पे पहुंचे डेस्टिनेशन, तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का। क्योंकि अगर हमने मूव किया तो कितना मूव किया कैसे बताओगे, उसके लिए आपको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको रेफरेंस पॉइंट चाहिए। जो पाथ हमने फॉलो करा है उस पाथ की लंबाई नापना है तो रेफरेंस लाइन चाहिए, और कितने हम डायरेक्शन चेंज करे हैं उस हिसाब से हमें अपने स्केल या इंची टेप का डायरेक्शन भी चेंज करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन भी। तो आपने अगर मोशन को एक्सिबिट किया है तो उसके साथ आपको दोनों तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और एक है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में सिंपल हम लंबाई नाप रहे हैं, और अगर हमें लंबाई नाप रहे हैं कहां से हम कहां तक पहुंचे, उसके लिए हमको एक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन चाहिए, उसके लिए हमको वो पाथ चाहिए जिसे हम रेफरेंस लाइन कहते हैं। उसके अलावा हमें एक चाहिए डायरेक्शन कि हमने उस रेफरेंस पाथ से कितना अपने आप को दूसरे डायरेक्शन में मूव करा है, अकॉर्डिंगली फिर हम हमारा मेजरमेंट स्केल उस डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो आपको समझ में आया मोशन डिस्क्राइब करना क्यों जरूरी है, उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि एक्चुअली हमने चलना कहां से शुरू करा था, कितना हम चले हैं और कहां पर हम पहुंचे हैं। यही होगा ना डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। ये तो इसको बहुत साधारण तरीके से लीजिए, ये आपको ऐसा नहीं कि आप बैठकर रटने बैठ जाएं। डिस्क्राइबिंग मोशन 3 पॉइंट याद करना, रेफरेंस पॉइंट, अरे जरूरत ही नहीं है याद करने की, भाई क्या जरूरत है याद करने की। जैसे ही आपको डिस्क्राइबिंग मोशन आए आपके दिमाग में ये फिगर आ जाना चाहिए कि हम डिस्क्राइब मोशन कर रहे हैं, तो हमको क्या जरूरत है, भाई हमें ये इंफॉर्मेशन देना है कि हमने कहां से चलना शुरू करा था, कौन सा पाथ हमने फॉलो करा और कहां पर हम पहुंचे हैं। तो ये सारी चीजें पता लगाने के लिए हमको डिस्क्राइबिंग मोशन की जरूरत है। अब ओके, सो वी गॉट अ मेथड हाउ टू डिस्क्राइब अ मोशन। आगे चले तो मोशन डिस्क्राइब करने के लिए मैंने आपको बोला था कि हमको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, अगर हमको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये है स्पेस measure between initial and final position। अब हमें अगर मेजरमेंट चाहिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, उसका भी कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा। हम ऐसे तो बुला नहीं है मेजर, उसका हम क्या नाम रखेंगे, उसका नाम हम रखेंगे यहां पर डिस्टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम यहां पर पढ़ रहे हैं डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है एक्चुअली मेजर ऑफ एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ,
एक्चुअल पाथ लेंथ के लिए आपका रेफरेंस पॉइंट आपके पास होना चाहिए, आपके पास रेफरेंस लाइन भी होना चाहिए जिस पर हम स्केल या इंची टेप जिससे भी आप मेजर कर रहे हो उसको रख के उसकी पूरी लंबाई को नाप सके। तो डिस्टेंस पूरी टोटल पाथ लेंथ है, टोटल पाथ लेंथ है, तो इसके लिए हमें डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ लंबाई नापना है, कहां से घूमे कितने चक्कर लगाए बस आप नापते चले जाओ। तो इसमें ना डायरेक्शन की जरूरत है, इसके सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की जरूरत है। और उसके बाद हमें ये पता लगाना, इसके बाद हम ये जब इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ इसमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब डिस्टेंस में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू या उसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू चल रही, जैसे 24 किलोमीटर चले तो 24 किलोमीटर चले, 24 किलोमीटर आपका इसका क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हो जाएगा। वही आपको ध्यान रखना है, कितना घूमे कितना मूव करे किस डायरेक्शन में चलेगा ये सब कुछ हमें नहीं देखना है, तो वो हो जाता है डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, हमेशा बढ़ती है, कभी इसको हम नेगेटिव नहीं कर सकते, कभी हम जीरो नहीं कर सकते। तो ये तरह की जो क्वांटिटीज होती हैं इनको हम एक्चुअली बोलते हैं डिस्टेंस। इसी का दूसरा पार्ट एक और है जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहां पर मैंने आपको डिस्टेंस के विषय में थोड़ी जानकारी दी, अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के विषय में जानकारी दूंगी। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख देना, डिस्प्लेस ही कर रहे हैं ना हम, एक जगह से बॉडी को उठा रहे दूसरी जगह पर हम रख रहे हैं। तो अब हम कैसे उठा के रख रहे हैं? हम उस पाथ को देख ही नहीं रहे, हम तो उठा रहे हैं without keep coming in contact with the surface, we are keeping the body in second position। तो हमें पाथ लेंथ की जरूरत ही नहीं है, हमें चाहिए डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब अगर इसमें आपने डायरेक्शन चेंज करा, फॉर एग्जाम्पल आपने मूव करना चला ईस्ट में और उसके बाद आप नॉर्थ की तरफ टर्न हो गए, ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन निकालेंगे, मतलब यहां पर डायरेक्शन मैटर करेगा, यहां पर डायरेक्शन मैटर करेगा। अब जैसे ये 3 था, ये 4 है, ठीक है, ये हमारा 5 आ जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे, 90 डिग्री का एंगल डालेंगे। अब आप देखो अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो पूरा ऐसा चलना पड़ेगा हमको, 3 + 4 7, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो सिर्फ 5, क्योंकि ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन, हमको इतना घूमना ही नहीं है, हमने यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया, डिस्प्लेस हो गई बॉडी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है इसलिए वो 5 आ रहा है, और जब डिस्टेंस देख रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज अगर हम पूरा एक राउंड लगा लें, सपोज करो हमने पूरा एक चक्कर लगा लिया, वापस हम उसी पोजीशन पे आ गए, जहां से चलना शुरू किया था हम उसी पोजीशन में वापस आ गए। अगर हम उसी पोजीशन पे वापस आ गए तो हम तो डिस्प्लेस्ड ही नहीं है ना, हम तो डिस्प्लेस्ड ही नहीं है। सपोज आई हैव मूव्ड लाइक दिस एंड आई केम बैक टू दिस पोजीशन, जब आप मुझे देख रहे हो तो मैं अपनी पोजीशन पे डिस्प्लेस नहीं हुई हूँ, मैं वहीं पे, भले ही मैंने उतना डिस्टेंस कवर किया है पर डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो जाएगा। एक कंप्लीट ऑर्बिट, एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की जरूरत है, मैग्नीट्यूड की जरूरत है, मतलब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज का जो मैंने आपको छोटा सा वीडियो अपलोड कर रही हूं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको काफी बेसिक फिजिक्स आपको मैं पढ़ा दूंगी ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन और रेस्ट, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन, और हाउ द डायरेक्शन चेंजेस,
how the motion depends on direction, when it is independent of direction, ये सारी चीजें आपको आज समझ में आई होंगी। आज के लिए मैं सेशन को यही कंक्लूड कर रही हूँ और आप लोग खुश रहिए, हमेशा अपने आप को गोल फोकस्ड रखिए। Lot of problems are in our life and the person who survives in adverse circumstances can be the goal achiever always। ये मेरा आज का मैसेज है आपके लिए। Once again, happy Independence Day. Thank you.